हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट का जो हमने टॉपिक शुरू किया था प्रागैतिहासिक काल, उसका पार्ट 3 लेकर आई हूं। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था और पार्ट 2 में क्या पढ़ा है और पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल के कितने प्रकार होते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, और फिर हमने कल्प देखा कि कल्प क्या होता है, कल्प के कितने प्रकार होते हैं, प्रागैतिहासिक कालों में क्या क्या खोज हुई थी और किसने की थी, कब हुई थी, तो इस बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया था। और दोस्तों, हमने इसमें पार्ट 1 में और क्या देखा था कि इनमें प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर उसके बाद हमारा बना पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे पचमढ़ी हो गया, रायगढ़ हो गया। तो इन क्षेत्रों को हमने अच्छे से अध्ययन किया था कि इसमें कौन कौन से चित्र हुआ करते हैं और इनमें विशेषताएं क्या हुआ करती हैं। तो दोस्तों, जो हमारा 3rd पार्ट है आज का, तो वो आज मुख्य तथ्य हैं और चित्रों की विशेषता है कुछ, और इस टाइम जो चित्र बनाए गए थे तो उसमें किन रंगों का प्रयोग किया गया था, तो इसके बारे में बात की गई है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है मुख्य तथ्य। पहला टॉपिक है मुख्य तथ्य। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट है भारतीय चित्रकला का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल में शिला चित्रों से होता है। तो किनसे होता है? तो भारतीय चित्रकला का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल में शिला चित्रों से होता है। सेकंड पॉइंट है भीमबेटका में नीले रंग के पाषाण खंड तैयार हुए हैं। भीमबेटका में, जो कि भोपाल के पास स्थित है, तो भीमबेटका में नीले रंग के पाषाण खंड तैयार हुए हैं। थर्ड पॉइंट है उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, उसके बाद लौह युग का प्रारंभ होता है। दोस्तों, उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, फिर उसके बाद कांस्य काल और फिर उसके बाद तत्पश्चात लौह युग का प्रारंभ हुआ है। फोर्थ पॉइंट है मध्य प्रदेश के गुंजेरिया नामक स्थान पर तांबे के 424 यंत्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। कितने उदाहरण मिले हुए हैं? तो 424 यंत्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो कि 2000 ईसा पूर्व के हैं। हमारा 5th पॉइंट है राजस्थान के भील जनजातियों के चित्रों को आदि कला के समान माना गया है। तो राजस्थान के भील जनजातियों के चित्रों को किसके समान माना गया है? आदि कला के समान माना गया है। हमारा 6वां पॉइंट है भारत के पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। और पाषाण काल अनुसंधान की स्थापना 1863 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों, 6वां पॉइंट क्या है हमारा? भारत के पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी और पाषाण काल अनुसंधान 1863 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सेवंथ पॉइंट ताम्र पाषाणिक संस्कृति को कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। तो दोस्तों, कौन सी एज बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को कौन सा एज बोला जाता है? कैल्कोलिथिक एज बोला जाता है। हमारा 8वां पॉइंट है सोन गांव, इन गांव जोखे, जो कि बोला जाता है, जोखे के नाम से भी जानते हैं, महाराष्ट्र के ताम्र पाषाणिक केंद्र थे। 9वां पॉइंट है हमारा
मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया है? ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है? ये शायद ये क्वेश्चन 2018 या 19 के पेपर में आया हुआ है, 18 में समथिंग आया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ बना हुआ है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है, तो उसमें ऑप्शन ऐसा था कि तांबा, कांस्य, लोहे या फिर सोने का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था, तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। दोस्तों एक बात हम आपको और बता दें कि हम पिछले पेपर की प्रैक्टिस भी करवाएंगे और उसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये जो इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट के बाद हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर्स के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी प्रैक्टिस सही जा रही है कि नहीं जा रही है। उसको हम एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं वो भी करवाऊंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। पॉइंट 10, सरायन हराराय ने मध्य पाषाणकालीन मनुष्य के निवास का पता चलता है। तो दोस्तों सरायन हराराय में मध्य पाषाणकालीन मनुष्य के निवास का पता चलता है कि सरायन हराराय में मध्यकालीन मनुष्य निवास किया करते थे, इसका पता चलता है। 11वां पॉइंट है हमारा, उत्तर पूर्ण पाषाणकालीन अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति लोहदा से प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? उत्तर पूर्व पाषाणकालीन अस्थियों से निर्मित। दोस्तों ये जो मातृ देवी की मूर्ति है तो ये अस्थियों से निर्मित है और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? लोहदा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। पॉइंट 12 पॉइंट है हमारा, 1864 ईस्वी में होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 वर्ष पुराने लघु पाषाण उपकरण आरवी जोशी द्वारा प्राप्त किए गए थे। किसके द्वारा प्राप्त किए गए थे? आरवी जोशी के द्वारा प्राप्त किए गए थे। और कब प्राप्त किए गए थे? 1964 ईस्वी में। तो दोस्तों एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको। 1964 ईस्वी में होशंगाबाद जिले में, कहाँ पर? होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 वर्ष पुराने लघु पाषाण उपकरण आरवी जोशी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। 13 पॉइंट है हमारा, 1973 ईस्वी में हैकेट महोदय ने, फिर से नाम सुन लीजिए, 1973 ईस्वी में हैकेट महोदय ने नर्मदा नदी के किनारे सूत्रा नामक स्थान पर हस्तकुठार प्राप्त किए थे। यहाँ पर हस्तकुठार का यहाँ पर मतलब है हैंड एक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर हम इसे आम भाषा में कुल्हाड़ी के नाम से भी जानते हैं, जैसे इंग्लिश में चॉपर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14 पॉइंट, बागोर से मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो बागोर से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागोर से मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वप्रथम कैमूर पहाड़ियों में भारतीय गुफा के चित्र मिले हुए हैं। तो कहाँ पर मिले हैं दोस्तों? फिर से देख लीजिए। सर्वप्रथम कैमूर पहाड़ियों के मिर्ज़ापुर में भारतीय गुफा के चित्र मिले हुए हैं। 16 पॉइंट है हमारा, हिरौजी पीसने की ब्रूसफुट ने मिर्ज़ापुर में इसकी खोज की थी। हिरौजी मतलब सिलबट्टा जो होता है, आम भाषा में हमारे बोला जाता है, सिलबट्टे की खोज की थी ब्रूसफुट ने, और ये कहाँ पे की थी? मिर्ज़ापुर में। आगे चलते हैं हम 17 पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 17 पॉइंट है हमारा दोस्तों, हथनौर स्थल से पूर्व। 17 पॉइंट क्या है हमारा?
हथनौर स्थल से पूर्व पाषाणिक उपकरण एवं मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, जो कि मानव का सबसे पुराना अवशेष है। दोस्तों, पुराने अवशेषों में मानव खोपड़ी सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हुआ करती थी, क्योंकि सबसे पुराना अवशेष हुआ करता था ये। तो ये दोस्तों जो हमारा 17 पॉइंट है, क्या कह रहा है कि हथनौर स्थल से पूर्व पाषाणिक उपकरण एवं मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, जो कि मानव का सबसे पुराना अवशेष हुआ करता है। 18 पॉइंट है हमारा, हाथ चित्रों का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? हाथ चित्रों का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 19th नंबर, प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र शशपाल, जो कि लद्दाख में था। तो कहाँ पर हुआ था? लद्दाख में। 20 पॉइंट है हमारा, 20th नंबर पॉइंट है। तो इसमें देख लेते हैं, मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ये आ सकता है आगे क्वेश्चंस। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। 22 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है? सबसे अधिक धनुधारी चित्र पचमढ़ी में मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे अधिक धनुधारी चित्र कहाँ मिलते हैं? पचमढ़ी में मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है 23 नंबर है, 23 नंबर, प्रागैतिहासिक कला सबसे अधिक समय तक अफ्रीका में जीवित रही है। तो प्रागैतिहासिक कला सबसे अधिक समय तक कहाँ जीवित रही है? तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा यह जीवित रही है, सबसे अधिक टाइम तक ये जीवित रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो 24 नंबर है। दोस्तों, पहाड़पुर में एवं बिस्तर जिला मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? तो पहाड़पुर में एवं बिस्तरपुर जिला जो है, बिस्तर जिला मृण मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पॉइंट नंबर 25, मलेरा लघु बिल्ला में कई धनुधारियों का युद्ध दिखाया गया है। मलेरा लघु बिल्ला में कई धनुधारियों का युद्ध दिखाया गया है। 26 नंबर है, ज्यामिति तथा मूर्तिकला का विकास नवपाषाण काल में हुआ है। ज्यामिति तथा मूर्तिकला का विकास कहाँ हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। आगे हम चित्रों की विशेषता देख लेते हैं। जो हमारा टाइटल है वो ये है कि चित्रों की विशेषता। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में चित्रों की क्या विशेषता हुआ करती थी, अब हम उसको देखेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन चित्र सरल एवं अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले होते थे। दोस्तों, प्रागैतिहासिक कालीन के जो चित्र हुआ करते थे वो बेहद सरल हुआ करते थे, उनसे हर एक भाव झलकते थे पहले के चित्रों में। जो सेकंड जो विशेषता है, चित्र रेखाओं द्वारा बनाए गए हैं। रेखाएं कहीं टूटी फूटी नहीं बनाई गई हैं। दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हुआ करते थे तो वो रेखाओं द्वारा बनाए जाते थे। उनमें रेखाएं ज़्यादा हुआ करती थी और वो रेखाएं कहीं से टूटी या फूटी नहीं रहती थी, एकदम सिंपल और सुंदर दिखती थी। थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रागैतिहासिक कालीन मानव गेरू, जो कि गेरू, लाल, रामराज, पीला, खड़िया, सफ़ेद, काजल से काला रंगों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्रों में मानव ने गेरू रंग का प्रयोग किया है, लाल जो कि रामराज से बनता था, पीला, खड़िया जो कि सफ़ेद रंग जिससे बनता था, काजल से काला रंग बनता था। तो इन रंगों का प्रयोग करके प्रागैतिहासिक कालीन चित्र बनाए गए थे मानव द्वारा। चलिए दोस्तों, फोर्थ पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल सामुदायिक है। दोस्तों, पहले के टाइम पे, प्रागैतिहासिक टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो समुदायों में रहते थे। प्रागैतिहासिक काल सामुदायिक है। मानव अपने हृदयगत के भावों को शांत करने के लिए चित्र बनाता था।
दोस्तों पहले क्या हुआ करती थी कि भाषाओं का आदान प्रदान नहीं होता था, मतलब कि भाषाएं नहीं बोली जाती थी, तो वो चित्रों के माध्यम से अपने अंदर के भावों को दर्शाया करते थे। खुशी जताते थे, दुख जताते थे, या शिकार करके लौट के आने के बाद वो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते थे, या फिर नृत्य करते थे। तो इन सब के माध्यम से वो अपने भावों को बताया करते थे, दर्शाया करते थे सामने वालों को। तो दोस्तों जो पहले के मानव हुआ करते थे तो वो अपने हृदय के भावों को शांत करने के लिए चित्र बनाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th नंबर। प्रागैतिहासिक कला वर्णनात्मक कला है। कैसी कला है? वर्णनात्मक कला है। प्रत्येक चित्र उस समय के जनजीवन एवं सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करता है। दोस्तों उस टाइम के जो चित्र हुआ करते थे, प्रत्येक चित्र किसी के जनजीवन, वहाँ पर के व्यक्तियों के और उस टाइम पीरियड के जो मानव हुआ करते थे उनके जनजीवन एवं सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, पॉइंट 6। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट 5। प्रागैतिहासिक कला वर्णनात्मक है। प्रत्येक चित्र उस समय के जनजीवन एवं सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करता था। दोस्तों उस टाइम पे जो चित्र हुआ करते थे, प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र होते थे, तो उस टाइम के जनजीवन को और सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करते थे। रोज़मर्रा के दिनचर्या को वो दिखाया करते थे अपने चित्रों के माध्यम से। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक कला वर्णनात्मक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चित्रों का विषय। चित्रों का विषय हम देख लेते हैं। दोस्तों चित्रों के 2 या 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 2 या 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। दोस्तों प्रथम स्तर के चित्रों में आकृतियों को प्रतीक रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों प्रथम स्तर के चित्रों में आकृतियों को प्रतीक रूप में अंकित किया गया है तथा द्वितीय स्तर के चित्रों में शिकारी जीवन अंकित किया गया है। एक बार फिर से आप देख लीजिए। प्रथम स्तर के चित्रों में आकृतियों को प्रतीक रूप में अंकित किया गया है, मतलब कि जैसे कि स्वास्तिक का चित्र बना करके, या फिर ओम का चित्र बना करके, सूर्य का चित्र बना करके, तो ये प्रतीकों के माध्यम से वो चित्र बनाया करते थे। और जो दूसरे स्तर के चित्र हुआ करते थे प्रागैतिहासिक काल में, तो वो शिकारी जीवन को अंकित किया करते थे। इन चित्रों में जानवरों को प्रायः विशालकाय दिखाया गया है, जिसमें कि मनुष्य के भयभीत होने का पता चलता है। दोस्तों जो द्वितीय स्तर में चित्र हुआ करते थे तो उसमें जानवरों को बड़ा दिखाया गया है, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानव उस टाइम जानवरों से काफ़ी डरते थे और उनका शिकार किया करते थे और फिर उनसे से अपना पेट पालते थे। दोस्तों जो तीसरा स्तर के चित्र हुआ करते थे, अंतिम अवस्था के जो चित्र होते थे, तो उसमें उन चित्रों में मानव ने अपने दैनिक क्रियाकलापों को, जैसे कि नृत्य वादन करते हुए गांव का जीवन दिखाया उन्होंने, शहद इकट्ठा करते हुए, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने दर्शाया है अपने चित्रों में। अंतिम अवस्था के चित्रों से पता चलता है कि मनुष्य अपने नियत सभ्यता की ओर अग्रसर हो चला था और वह अपने विचारों का प्रगटीकरण करने के लिए बहुत ही आगे निकल चुका था। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। दोस्तों उस टाइम पे जो अंतिम अवस्था के चित्रों से यह पता चलता है कि जो तीसरे स्तर के चित्र होते थे, उससे यह पता चलता है कि मनुष्य अपनी नियत सभ्यता की तरफ आकर्षित हो गया था, अग्रसर बढ़ गया था अपनी नियत सभ्यता की ओर, और वह अपने विचारों का प्रगटीकरण करने के लिए बहुत ही आगे निकल चुका था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रंग लगाने की विधा। प्रागैतिहासिक काल में जो रंग लगाने की विधा थी तो वो कौन सी हुआ करती थी, उसमें मानव कौन से रंगों का प्रयोग किया करता था। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है रंग लगाने की विधा।
प्रागैतिहासिक कालीन मानव प्रायः गेरू रंग का प्रयोग करता था। तो प्रागैतिहासिक कालीन मानव किसका प्रयोग करता था? तो वह अक्सर गेरू रंग का प्रयोग करता था। इसके अतिरिक्त राम राज्य, खड़िया आदि का प्रयोग करके वह चित्र बनाया करता था। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में नरकुल को काट कर वर्तिका बनाते थे। नरकुल को काटते थे और फिर उसकी वर्तिका बनाते थे। वर्तिका का मतलब होता है यहाँ पर कूची से है, ब्रश जिसे आज की डेट में हम लोग बोलते हैं, तो उस टाइम वर्तिका बोलते थे। और उसको कैसे बनाते थे? नरकुल को काट कर बनाते थे। और रंगों को पशुओं के पुट्ठों की प्याली बनाकर रंगों में चर्बी मिलाते थे। दोस्तों, उस टाइम पे रंगों को कैसे बनाते थे? पशुओं के पुट्ठों की प्याली बनाकर रंगों में चर्बी मिलाते थे, जिससे कि वो हमें आज भी देखने को मिले, उनका रंग पक्का हो जाए। इसी वजह से वो आज भी हमारी आंखों में विजुअल है। इसके बाद वह रेखांकन करता था। दोस्तों, ये एक प्रोसेस होती थी जिसमें कि वह रंगों को, पशुओं के पुट्ठों को प्याली में बनाकर रंगों में चर्बी मिलाता था और उसके बाद वह रेखांकन करता था। तो ये एक प्रोसेस हुआ करती थी। आगे हम देखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा उसने कहीं कहीं पर नरकुल के बजाय हाथ की अंगुलियों का प्रयोग किया है। वे प्रायः खनिज रंगों का प्रयोग करते थे। दोस्तों, इसके अलावा प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने हाथ की उंगलियों का भी प्रयोग किया है, जो कि प्रायः खनिज रंगों का प्रयोग करते थे वो लोग। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रत्यागैतिहासिक काल या अद्य ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं। तो दोस्तों, इतिहास से पूर्व वह काल जिसकी हमें लिखित विवेचना तो मिलती है, लेकिन वह पढ़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों, इतिहास से पहले वह काल जिसकी हमें लिखित विवेचना मिली है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो ये क्या कहलाते हैं? प्रत्यागैतिहासिक या अद्य ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पर से एंड हो गया है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। और दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।